हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग डेली पर। इंडियन हिस्ट्री सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने वैदिक लिटरेचर को डिस्कस किया था और आज हम देखेंगे ऋग वैदिक पीरियड के जियोलॉजिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वैदिक एरा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड तथा लेटर वैदिक पीरियड। तो अब हम शुरू करते हैं ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक संहिता प्रारंभिक वैदिक काल से संबंधित सबसे प्राचीन ग्रंथ है। प्रारंभिक वैदिक संस्कृति लगभग 1500 बीसी और 1000 बीसी के बीच मानी जाती है। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वैदिक ऋचाओं में इस काल के जीवन के कई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का वर्णन किया गया है। वैदिक काल के बारे में अधिकतर जानकारियां हमें ऋग्वेद से प्राप्त हुई हैं। आइए हम देखते हैं ज्योग्राफी ऑफ वैदिक एरा। प्रारंभिक समय में भारतीय उपमहाद्वीप में आर्य पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहते थे। ऋग्वेद के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों के निवास स्थान को सप्त सैंधव क्षेत्र या 7 नदियों की भूमि कहा गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में पूर्व में गंगा से पश्चिम में कुभा या काबुल नदी तक क्रमशः 21 नदियों का उल्लेख किया गया है तथा इसके साथ ऋग्वेद में हिमालय और समुद्र के बारे में भी बताया गया है। ऋग्वेद में सभी नदियों में से सरस्वती को सबसे पूजनीय नदी बताया गया है। यमुना से सतलज, सिंधु और उसकी सहायक नदियों और सरस्वती नदी के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय इतिहास में पॉलिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में ही विकसित हुआ था। ऋग्वैदिक काल में जनजाति आधारित राज व्यवस्था थी, यानी कि ट्राइबल नेचर की पॉलिटी हुआ करती थी। कबीले का जो मुखिया होता था वही राजनीतिक प्रमुख होता था और उसे राजन कहा जाता था। राजन एक वंशानुगत पद होता था। राजा का मुख्य कर्तव्य वंश एवं समाज की रक्षा करना होता था। राजन को गोप या गोपति के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है गौवंश या गायों की रक्षा करने वाला। ऋग्वेद में उस समय की तात्कालिक असेंबलीज का वर्णन किया गया है, जैसे कि सभा, समिति और विधाता। सभा एक ऐसी असेंबली थी जिसमें ज़्यादातर लोग वरिष्ठ या एलिट क्लास के लोग उसमें शामिल होते थे। समिति में आम लोगों की असेंबली होती थी और विधाता ट्राइबल असेंबली को कहा जाता था। सभा और विधाता में महिलाएं भी शामिल हो सकती थी। राजा अपनी गतिविधियों के लिए समिति और सभा से सलाह लिया करते थे। हालांकि इन सभाओं और उनके कार्यों की प्रकृति एक डिबेटेबल सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि इनके बारे में उपलब्ध जानकारियां बहुत ही सीमित हैं। राजा को सलाह देने के लिए पुरोहित होते थे एवं उस समय के पुरोहितों में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र जैसे पुरोहितों का उल्लेख किया गया है। उस समय सेना के प्रमुख को सेनानी कहा जाता था। गांव के प्रमुख को ग्रामणी कहते थे तथा गांव का समूह जिसे विशु कहा जाता था, जिसका मुखिया विश्वपति होता था। सोसाइटी। ऋग्वैदिक काल में सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, यानी कि पुरुष प्रधान थी और परिवार का सबसे बड़ा पुरुष ही परिवार का मुखिया होता था। ऋग्वैदिक समाज में 4 वर्णों को बताया गया है, जो कि व्यक्तियों के व्यवसाय पर आधारित होते थे, न कि जन्म के आधार पर। जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था इस काल में प्रचलित नहीं थी। ऋग्वेद के मंडल 10 के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। एक ही परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी व्यवसाय को करने के लिए स्वतंत्र था। उस समय बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। पिता की संपत्ति पुत्र को विरासत में मिलती थी। बेटी को यह विरासत में तभी मिल सकती थी जब वह अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। उस समय संयुक्त परिवार प्रणाली की व्यवस्था प्रचलित थी। इकोनॉमी। आर्थिक गतिविधियों में पशुपालन आर्यों के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि थी। हालांकि वे कृषि भी करते थे। गाय को महत्वपूर्ण पशुधन माना जाता था। उस समय खेतों को क्षेत्र कहा गया है। खेतों में सिंचाई के लिए संभवतः कुओं का प्रयोग किया जाता था।
जौ यानी कि यवम और गेहूं यानी कि गोधूम प्रमुख फसल मानी जाती थी। जौ का विशेष महत्व था। ऋग्वैदिक संस्कृति में किसी मुद्रा के प्रमाण नहीं मिले हैं। गायों को ही महत्वपूर्ण धन के रूप में माना जाता था। क्राफ्ट प्रोडक्शन। ऋग्वेद में कारपेंटर, वीवर्स, लेदर वर्कर, रथ बनाने वाले कारीगर जैसे कई कारीगरों का उल्लेख है। ऋग्वेद में अयस शब्द का उपयोग तांबे और कांसे के लिए किया गया है। इस समाज में सूत को काटकर कपड़ा बुनने का वर्णन भी मिलता है। ऊनी वस्त्रों की बुनाई का भी उल्लेख है। परिवहन। उस काल में परिवहन के लिए बैलगाड़ियों, घोड़ों और घोड़ों के रथों का इस्तेमाल किया जाता था तथा नौका परिवहन का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समुद्रों, नदियों और नावों का वर्णन है। वैदिक धर्म और अनुष्ठान। वैदिक समाज में धर्म और कर्मकांडों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य, चंद्रमा, नदियों, पहाड़ों और वर्षा को ही देवताओं के रूप में परिभाषित किया गया था। उस समय धर्म मुख्य रूप से नेचुरलिस्टिक यानी कि प्रकृति प्रधान था। इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था और उन्हें पुरंदर भी कहा गया है। अग्नि को ईश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थ देवता के रूप में देखा जाता था। उस समय के दैनिक जीवन में समस्याओं के समाधान के लिए अनुष्ठानों को अपनाया जाता था और इस प्रकार समाज में पुरोहितों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये था अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड का संक्षेप में वर्णन। यहाँ हमने ऋग वैदिक पीरियड एवं उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको हमारे वीडियो में बताए गए किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे चैनल पर 2 सीरीज़ कंटिन्यू हैं, जिसमें एक है इंडियन हिस्ट्री और दूसरी है द वीकेंड स्टोरी। वीकेंड स्टोरी में हम हर संडे आपके लिए लेके आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड एक टॉपिक और इस टॉपिक पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इन दोनों सीरीज़ को। तो इंडियन हिस्ट्री सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक पीरियड। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लर्निंग डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी वेल, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। बाय बाय।